Bihar a special most important question for all exam. Let's get started. फर्स्ट टॉपिक विल बी विविध वन्य जीव एवं पर्यावरण तथ्य। बिहार के किस जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका स्थित है? अररिया में। बिहार के किस जिले में रानीगंज वृक्ष वाटिका स्थित है? अररिया में। रानीगंज वृक्ष वाटिका को किस रूप में विकसित किया जाने का प्रस्ताव है? चिड़ियाघर एवं सफारी जंगल के रूप में। रानीगंज वृक्ष वाटिका को किस रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है? चिड़ियाघर एवं सफारी जंगल के रूप में। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क जैव विविधता उद्यान कहाँ स्थित है? कुसियारगांव अररिया में। कुसियारगांव अररिया में। कुसियारगांव जैव विविधता उद्यान बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? अररिया में। बिहार में मोर अभयारण्य कहाँ प्रस्तावित है? कटोरिया चांदन के जंगलों में। कटोरिया चांदन के जंगलों में। कटोरिया चांदन के जंगलों में किस जीव की अधिकता के कारण अभयारण्य प्रस्तावित है? मोर। बिहार का प्रसिद्ध गरुड़ संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? कदवा दियारा भागलपुर में। बिहार का प्रसिद्ध गरुड़ संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? कदवा दियारा भागलपुर में। कदवा दियारा भागलपुर विश्व के किस अत्यंत दुर्लभ पक्षी के दर्शन के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क गरुड़ के लिए। कदवा दियारा जो कि भागलपुर में है वो गरुड़ के अत्यंत दुर्लभकारी प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क को समानता किस नाम से जाना जाता है? गरुड़ के नाम से। बिहार के किस जिले में नवानगर में काला हिरण बचाव सह पुनर्वास केंद्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है? बक्सर में। बिहार के नवानगर में किस जीव के लिए बचाव सह पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है? काला हिरण के लिए। करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर में। करकटगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्मनाशा नदी पर। कैमूर का करकटगढ़ जलप्रपात मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ संरक्षण। करकटगढ़ जलप्रपात को किस पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है? इको टूरिज्म। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है? अनुपम झील। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है? अनुपम झील। अनुपम झील बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बिहार में घड़ियाल प्रजनन सह संवर्धन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? बेतिया पश्चिम चंपारण। बेतिया में घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना किस संस्था के सहयोग से की जा रही है? भारतीय वन्यजीव न्यास। बरैला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी आश्रयनी बिहार के किस जिले में? वैशाली में। बरैला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी आश्रयनी बिहार के किस जिले में है? वैशाली में। बरैला झील सलीम अली जुब्बा साहनी पक्षी आश्रयनी को किस वर्ष अधिसूचित किया गया है? 1997 में। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कौन सा है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC बिहार में कहाँ पे है? पटना में। पटना में NDRC की स्थापना किस नदी के किनारे की जा रही है? गंगा नदी के किनारे। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में किस संस्थान के परिसर में स्थापित है? पटना विश्वविद्यालय परिसर में। बिहार सरकार द्वारा डॉल्फिन संरक्षण हेतु मछुआरों और नागरिकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? प्रोत्साहन सह मुआवजा योजना। डॉल्फिन संरक्षण योजना के तहत अधिकतम कितने रुपये तक का नगद मुआवजा प्रोत्साहन दिया गया है? लगभग 20,000 तक का। उत्तर भारत का प्रथम बर्ड रिंगिंग स्टेशन पक्षी अवलोकन स्टेशन कहाँ खोला गया है? भागलपुर बिहार में।
उत्तर भारत का प्रथम वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन पक्षी अवलोकन स्टेशन कहाँ खोला गया? भागलपुर, बिहार में। भागलपुर में स्थापित वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन का दूसरा नाम क्या है? पानी अवलोकन स्टेशन। पानी अवलोकन स्टेशन। पानी अवलोकन स्टेशन। नेक्स्ट टॉपिक बिल्ली बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ओनली 1। वर्तमान में बिहार में कुल कितने टाइगर रिजर्व मौजूद हैं? 1। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या कितनी है? 24-25 के अनुसार राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या 13 है। वर्तमान में बिहार में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 1। और 24-25 के अनुसार बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? वो भी 1। बिहार में वर्तमान में कुल कितने संरक्षण आरक्षण हैं? 2। बिहार में वर्तमान में कुल कितने संरक्षण आरक्षण हैं? 2। बिहार में वर्तमान में कितने सामुदायिक आरक्षण मौजूद हैं? 1। नेक्स्ट टॉपिक बिहार के अभयारण्य एवं उनकी अवस्थिति। बिहार के अभयारण्य एवं उनकी अवस्थिति। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में? पश्चिम चंपारण में। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? गया में। कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य बेगूसराय में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किन जिलों में स्थित है? कैमूर और रोहतास में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर और रोहतास में। नागी डैम पक्षी विहार अब बिहार के किस जिले में है? जमुई जिले में। नागी डैम कहाँ है? जमुई में। नकटी डैम पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? जमुई में। नकटी डैम और नागी डैम दोनों जमुई में। पंत राजगीर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? नालंदा में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पश्चिम चंपारण में। कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दरभंगा में। रजौली वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। रजौली वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा में। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? वैशाली में। बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? वैशाली में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर जिले में। गोगाविल पक्षी बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार में। गोगाविल कहाँ है? कटिहार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,07,084.73 वर्ग किलोमीटर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,07,084.73 वर्ग किलोमीटर। जमुई जिले में स्थित 2 प्रमुख पक्षी विहार कौन से हैं? नागी डैम और नकटी डैम पक्षी विहार। जमुई जिले में स्थित 2 प्रमुख पक्षी विहार कौन सा है? नागी डैम और नकटी डैम। पश्चिम चंपारण में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के नाम क्या हैं? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य। प्रमुख पर्यावरण दिवस एवं तिथियां। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस विश्व वानिकी दिवस ये क्या होता है? 21 मार्च को। आर्द्र भूमि 2 फरवरी। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? मई का दूसरा शनिवार। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई का दूसरा शनिवार। विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व जैव विविधता दिवस
22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। बिहार में वन महोत्सव किस अवधि में मनाया जाता है? जुलाई के सितंबर में। जुलाई के सितंबर। बिहार में वन महोत्सव किस अवधि को मनाया जाता है? जुलाई के सितंबर में। जुलाई के सितंबर में। बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 अगस्त को। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। वन्य पशु कल्याण दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से 9 अक्टूबर 2 तक। वन्य पशु कल्याण दिवस। वन्य पशु कल्याण दिवस कब से कब तक मनाया जाता है? 2 से 9 अक्टूबर तक। विश्व पशु कल्याण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। बिहार सरकार द्वारा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। बिहार सरकार द्वारा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में वन्य जीवों से संबंधित कौन सा कल्याण दिवस मनाया जाता है? वन्य पशु कल्याण दिवस 2 से 9 अक्टूबर। वन्य पशु कल्याण दिवस 2 से 9 अक्टूबर। अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में वन्य जीवों से संबंधित कौन सा कल्याण दिवस मनाया जाता है? वन्य पशु कल्याण दिवस 2 से 9 अक्टूबर। मई महीने के दूसरे शनिवार को कौन सा विशिष्ट पक्षी दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मई महीने के दूसरे शनिवार को कौन सा विशिष्ट पक्षी दिवस मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। मसौदा वन नीति। मसौदा वन नीति 2018 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 2018 का प्राथमिक उद्देश्य वनों की प्राकृतिक रूपरेखा में समझौता किए बिना इसके क्षरण को रोकना। मसौदा वन नीति 2018 के अनुसार लोगों की आजीविका में सुधार करके माध्यम से क्या किया जाएगा? पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं द्वारा। नीति के अनुसार किन क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों का प्रबंधन और विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है? शहरी और आर्द्र शहरी क्षेत्रों का। नीति के अनुसार किन क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों का प्रबंधन और विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है? शहरी और आर्द्र शहरी क्षेत्रों में। शहरी और आर्द्र शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टी का विस्तार किसके लिए आवश्यक माना गया है? निवासियों की बेहतरी के लिए। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टी का विस्तार किसके लिए आवश्यक माना गया है? निवासियों की बेहतरी के लिए। वानिकी से संबंधित किन लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना इस नीति का हिस्सा है? वानिकी से संबंधित किन लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान देना इस नीति का हिस्सा है? राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य। NDCS का पूर्ण रूप से वानिकी संदर्भ में क्या है? NDCS का पूर्ण रूप से वानिकी संदर्भ में क्या है? नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान। NDCS का पूर्ण रूप से वानिकी संदर्भ में क्या है? नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान। मसौदा वन नीति 2018 में किस उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया गया है? वानिकी उत्पादन पे। मसौदा वन नीति 2018 में किस उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया गया है? वानिकी उत्पादन पे। मसौदा वन नीति 2018 में किस उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया गया? वानिकी उत्पादन में। नई मसौदा नीति में वानिकी उत्पादन पर अत्यधिक जोर देने से किस प्रकार की चिंताओं को बढ़ावा मिला है? नई मसौदा नीति में वानिकी उत्पादन पर अत्यधिक जोर देने से किस प्रकार की चिंताओं को बढ़ावा मिला है? पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताएं। गहन विश्लेषण BPSC का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार के किस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख इस प्रश्न में किया है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान का। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार कैमूर के अतिरिक्त किस अन्य जिले में है? रोहतास में। बिहार का वह पक्षी अभयारण्य कौन सा है जिसके नाम में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली का नाम शामिल है? बरेला सलीम अली पक्षी अभयारण्य। बरेला सलीम अली पक्षी
अभयारण्य। दरभंगा जिले में स्थित एकमात्र प्रसिद्ध पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य। कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य। दरभंगा जिले में स्थित एकमात्र प्रसिद्ध पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? कुशेश्वर स्थान पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य। गंगा नदी में पाई जाने वाली विलुप्त प्राय डॉल्फिन के लिए बिहार में कौन सा विशिष्ट अभयारण्य है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य। गंगा नदी में पाए जाने वाले विलुप्त प्राय डॉल्फिन के लिए बिहार में कौन सा विशिष्ट अभयारण्य है? विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभयारण्य। कटिहार का गोगाबिल मुख्य रूप से किस प्रकार का आरक्षित क्षेत्र माना जाता है? पक्षी विहार के लिए। कटिहार का गोगाबिल मुख्य रूप से किस प्रकार का आरक्षित क्षेत्र माना जाता है? पक्षी विहार का। नालंदा जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। नालंदा जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य। नवादा जिले में स्थित वन्यजीव अभयारण्य का नाम क्या है? नवादा जिले में जो वन्यजीव अभयारण्य उसका नाम है रजौली वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? रजौली वन्यजीव अभयारण्य। रजौली वन्यजीव अभयारण्य। गया जिले का कौन सा अभयारण्य बौद्ध धर्म के नाम से प्रतीत होता है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। गया जिले का कौन सा अभयारण्य बौद्ध धर्म के नाम से प्रतीत होता है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। कर्मनाशा नदी किस जलप्रपात के माध्यम से मगरमच्छ संरक्षण के लिए करकटगढ़ जलप्रपात। कर्मनाशा नदी किस जलप्रपात के माध्यम से मगरमच्छ संरक्षण के लिए जानी जाती है? करकटगढ़ जलप्रपात। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में सामुदायिक आरक्षी की संख्या कितनी है? 1। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में सामुदायिक आरक्षी की स्थिति क्या है? 1। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र है? कैमूर अभयारण्य। रोहतास। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र स्थित है? कैमूर और रोहतास। अररिया जिले में प्रस्तावित और स्थापित दो प्रमुख प्राकृतिक संरचनाएं कौन सी है? अररिया जिले में प्रस्तावित और स्थापित दो प्रमुख प्रकृति संरचनाएं कौन सी है? रानीगंज वृक्ष वाटिका और कुसियार गांव जैव विविधता। रानीगंज वृक्ष वाटिका और कुसियार गांव जैव विविधता। बक्सर का नवानगर हाल ही में किस जीव के संरक्षण के प्रयासों के लिए चर्चा में है? काला हिरण के लिए। बक्सर का नवानगर हाल ही में किस जीव के संरक्षण के प्रयासों के लिए चर्चा में है? काला हिरण। कदवा दियार क्षेत्र जो गरुड़ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बिहार के किस प्रशासनिक प्रमंडल के अंतर्गत आता है? भागलपुर प्रमंडल। कदवा दियारा क्षेत्र जो गरुड़ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कदवा दियारा क्षेत्र जो गरुड़ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बिहार के किस प्रशासनिक प्रमंडल के अंतर्गत आता है? भागलपुर प्रमंडल। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रशासनिक प्रमंडल और जिले का हिस्सा है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रशासनिक प्रमंडल और जिले का हिस्सा है? तिरहुत प्रमंडल और पश्चिम चंपारण। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रशासनिक प्रमंडल और जिले का हिस्सा है? वाल्मीकि नगर जो है वो तिरहुत प्रमंडल और पश्चिम चंपारण के लिए। 5 जून को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाया जाने वाला दिवस कौन सा है? विश्व पर्यावरण दिवस। 22 मई को कौन सा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मई को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। बिहार पृथ्वी दिवस वर्ष के किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त 9 में। बिहार का पृथ्वी दिवस अगस्त 9 को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस महीने के अंतर्गत मनाया जाता है? 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस महीने के अंत में मनाया जाता है? 29 जुलाई को। वन महोत्सव की अवधि क्या है? जुलाई सितंबर। वन महोत्सव की अवधि क्या है? जुलाई सितंबर। पानी अवलोकन स्टेशन
पानी अवलोकन स्टेशन उत्तर भारत में पहली बार कहाँ स्थापित हुआ था? भागलपुर में। पानी अवलोकन स्टेशन उत्तर भारत में पहली बार कहाँ स्थापित हुआ था? भागलपुर में। घड़ियालों की कृत्रिम प्रजनन के लिए बिहार का कौन सा स्थान चुना गया? बेतिया। घड़ियालों के कृत्रिम प्रजनन के लिए बिहार का कौन सा स्थान चुना गया? बेतिया, पश्चिम चंपारण। बिहार सरकार डॉल्फिन संरक्षण के तहत मछुआरों को वित्तीय सहायता क्यों दे रही है? क्योंकि डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। मसौदा वन नीति 2018 के तहत किन क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने पर बल दिया गया है? शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के निवासियों को। मसौदा वन नीति 2018 के तहत किन क्षेत्रों के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने पर बल दिया गया है? शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों के निवासियों पे। थैंक यू।